हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सिंगुलैरिटी मैंने कंप्लीट लेक्चर इससे पहले मैंने दिया था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी और रिजल्ट्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट शुरू से आखिर तक देखिए। सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, a function f of z is said to have singularity at z equal to infinity if f of 1 by z has singularity at z equals to 0। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक फंक्शन f of z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z हैज़ सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। कंडीशन क्या होगा? जो फंक्शन है उसमें z को 1/z से रिप्लेस कर दीजिए, यानी f of 1/z के फॉर्मेट में जो फंक्शन होगा उनको देखिए z इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी रखना चाहिए। तो z इक्वल टू 0 पे जो सिंगुलैरिटी रख रहा होगा f ऑफ 1/z, वही इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी कहलाएगा f ऑफ z के लिए। क्लियर हुआ? जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया z², ये हमारा फंक्शन f ऑफ z है। इन्फिनिटी पे देखना है, मैं z को 1/z से रिप्लेस कर दूंगा तो ये मिलेगा 1/z का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/z²। ओके, तो 1/z² ये हमारा नया फंक्शन है f ऑफ 1/z के रूप में। देखिए 0 पर क्या सिंगुलैरिटी रखता है? तो 0 पर सिंगुलैरिटी रखता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, स्पेशली पोल रखता है। पोल कैसे हमने जाना? लिमिट z टेंड्स टू 0 z² इंटू 1/z², क्या मिलेगा? 1 नॉट इक्वल टू 0, स्पेशली पोल ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज मल्टीपल पोल एट z इक्वल्स टू 0। कौन रखता है? ये। तो z इक्वल टू 0 पर f ऑफ 1/z पोल रखता है ऑफ ऑर्डर 2, एंड सो f ऑफ z जो है z इक्वल टू इन्फिनिटी पर रखेगा पोल ऑफ ऑर्डर 2। कन्फर्म? क्लियर? अब मैं कुछ है ना सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पर कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, आपको पता है कि एंटायर फंक्शन हैज़ नो एनी सिंगुलैरिटी। ये आपको अच्छे से क्लियर है कि एंटायर फंक्शन के पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होता है। ओके, बिकॉज वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन होता है, कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं होते जिस पर वो प्रॉब्लम करता हो। बट ये पॉसिबल है कि इन्फिनिटी पे वो सिंगुलैरिटी रखे। क्लियर है? इन्फिनिटी तो एलिमेंट होता नहीं है, उसके अंदर सी में बिलोंग नहीं करता, बट इन्फिनिटी को एज एलिमेंट अगर मैं लूँ तो पॉसिबल है कि इन्फिनिटी पे एंटायर फंक्शन सिंगुलैरिटी रखे। तो देयर आर 3 सिचुएशंस। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, तो एक उनका बनेगा जिसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू सी टाइप का, ठीक है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, कोई भी। दूसरा होता है ना पॉलिनोमियल, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। आपको पता है वो जो पॉलिनोमियल होगा उनकी सिंगुलैरिटीज भी z इक्वल टू इन्फिनिटी पर हम देखते हैं। तीसरा सिचुएशन होता है साइन z, कॉस z, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर z, ये जो होते हैं और या इनका कॉम्बिनेशन जो होते हैं इनकी सिंगुलैरिटीज़ को हम देखते हैं। तो एक सबसे खास बात जो मैं लिखने वाला हूँ, मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि जो एंटायर फंक्शन होता है वो केवल इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी रखता है अगर रखेगा तो, और इन्फिनिटी पे सिंगुलैरिटी रखता भी है तो वो क्या होता है? केवल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर होना चाहिए। और आइसोलेटेड में देयर आर 3 सिचुएशंस, एक होता है रिमूवेबल, एक होता है पोल, एक होता है एजेंशियल। इंटरेस्टिंग, कांस्टेंट फंक्शन जो रखेगा वो होगा रिमूवेबल, ठीक है। पॉलिनोमियल जो रखेगा वो होगा पोल, और जो साइन कॉस e टू द पावर z का फॉर्मेट में रहेगा फंक्शन एंटायर के रूप में, वो रखेगा एजेंशियल। क्लियर? तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा भी है, बाकी के लिए भी हम लिख लेते हैं। An entire function f of z has pole of order n at z equal to infinity if and only f of z is non-constant polynomial of degree n। ठीक। थर्ड पॉइंट, an entire function f of z has एजेंशियल, यहाँ एजेंशियल का मतलब है आइसोलेटेड, है ना, एजेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी if and only if f of z is neither constant nor non-constant polynomial। ओके,
तो ये मैंने 3 सिचुएशन, बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे कई क्वेश्चंस आप बना भी लेंगे, है ना। तो क्या है, सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर एंटायर फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, एन एंटायर फंक्शन f ऑफ z हैज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन, आप कोई एंटायर फंक्शन ले रहे हो, अगर वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखता है इन्फिनिटी पर, तो समझ लीजिए कि वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। और कांस्टेंट फंक्शन है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो केवल रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही रखेगा, इफ़ एंड ओनली इफ चलता है। क्लियर। सेम, एन एंटायर फंक्शन f ऑफ z हैज़ पोल of order n at z equal to infinity if and only if f of z is non-constant polynomial of degree n। ठीक है, मतलब एंटायर फंक्शन अगर पोल रखता है n ऑर्डर का, तो समझ लीजिए कि उसी ऑर्डर का या उसी डिग्री का वो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है n डिग्री का, तो समझ लीजिए n ऑर्डर का पोल रखेगा इन्फिनिटी पर, इफ एंड ओनली इफ चलता है। ओके। सेम, एन एंटायर फंक्शन f ऑफ z हैज़ एजेंशियल सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड एजेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली f ऑफ z इज नाइदर कांस्टेंट नॉर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब न तो कांस्टेंट होगा न ही नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि साइन कॉस, ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन e टू द पावर z या इनका कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में होगा। क्लियर। और ये भी इफ एंड ओनली इफ चलता है। क्लियर हो गया। तो ये इंटरेस्टिंग हुआ। यहाँ से 2 नोट आपको इससे ध्यान रखना है। तो फंक्शन जब एंटायर होता है, ठीक है, अब ये चीज़ और आपको नोट में आपको याद रखना है, वो ये है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ z इक्वल्स टू L if and only if exist, if and only if f of z is constant, और लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ f of z इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है इनफाइनाइटली एग्जिस्ट। ओके, इफ एंड ओनली f of z इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये आपको डायरेक्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया भी है नेट में, है ना। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है, अगर वो इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उनका, तो ये 100% श्योर है कि वो कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, वो भी इफ एंड ओनली इफ चलता है। अगर कोई फंक्शन इन्फिनाइटली, कंडीशन तो वही हो रहा है ना, कोई फंक्शन है उनकी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन वैल्यू के इक्वल हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, तभी तो सिंगुलैरिटी होगा। तो ये एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट का सिचुएशन आ रहा है। और इन्फिनिटी पर, तो ये जो सिचुएशन आ रहा है क्या है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का तो सिचुएशन है, रिमूवेबल सिचुएशन मतलब कांस्टेंट हो गया। अब ये क्या है, इन्फिनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पोल का सिचुएशन है, मतलब नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, ये भी इफ एंड ओनली इफ चलता है। या अगर एफ ऑफ जेड की लिमिट इन्फिनिटी एग्जिस्ट कर, इन्फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, तो इफ एंड ओनली एफ ऑफ जेड इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर। मैं कुछ ट्रिक्स लिख रहा हूँ फंक्शन की सिंगुलैरिटी को जानने का, कई जगहों पर ये लागू होगा, अप्लाई होगा, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने इसे डेवलप किया है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और ख़ास बात ये, आप कोई भी एग्जामिनेशन जब बनाते हैं तो आप देख के आप तुरंत पता लगा लेंगे कि हाँ ये सिंगुलैरिटी रिमूवेबल है कि पोल है कि एजेंशियल, तुरंत आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको क्लियर है कि सिंगुलैरिटी 2 टाइप्स के ही होते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड, जिसमें आइसोलेटेड 3 टाइप्स के होते हैं, रिमूवेबल, पोल और एजेंशियल, और नॉन आइसोलेटेड हमेशा एजेंशियल होते हैं, याद रखना है। मैं कुछ रिजल्ट्स डेवलप किया हूँ स्पेशली एंटायर फंक्शन के कोशिएंट रेसिप्रोकल पर, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, मैं इसे ब्रह्मास्त्र के रूप में मानता हूँ। तो देखिए, मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड, जी ऑफ जेड आर एंटायर फंक्शन, ये मैं लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद एंटायर फंक्शन मतलब कि एनालिटिक इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है ना, पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो सकता है, साइन जेड कॉस जेड हो सकता है, ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर माइनस जेड का फॉर्मेट में हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे भी इसका प्रोडक्ट हो सकता है। क्लियर। ये हमने लिया 2 फंक्शन एफ जेड और जे जेड, दोनों के दोनों एनालिटिक, दोनों के दोनों क्या है, एंटायर फंक्शन है। फिर ये कंडीशंस मैंने डेवलप किया, एक है कोशेंट, एक है रेसिप्रोकल वाला, एक है ई टू दी पावर कोशेंट, एक है ई टू दी पावर रेसिप्रोकल, एक है साइन ऑफ कोशेंट, साइन ऑफ रेसिप्रोकल, कॉस ऑफ कोशेंट, कॉस ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या है, ये रखेगा 2 ही तरीके के रिमूवेबल पोल, इट ऑलवेज हैव दिस, ऑलवेज हैव पोल, रिमूवेबल एजेंशियल, यहाँ आइसोलेटेड पर ही हम बात कर रहे हैं ना, और ये जो रखेगा एजेंशियल, आइसोलेटेड।
रिलेटेड। अब ये पूरा कॉपीराइट है, ये पूरा सेम है ना। ओके, तो जब भी एग्जामिनेशन में आपको किस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखता है, एंटायर फंक्शन के क्वेश्चन में z अपॉन साइन z अपॉन z अपॉन e टू दी पावर z, 1 अपॉन e टू दी पावर z माइनस 1, लाइक ऐसे जो भी फंक्शन आपको दिखता है तुरंत आप इस क्राइटेरिया में जाएंगे। कंडीशन है जब भी, ये मैं ऑब्जर्वेशंस में बता रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में होता है तो आइदर रिमूवेबल और पोल, यानी ये जो सिंगुलरिटी रखेगा तो दो ही तरह की सिंगुलरिटी रख सकता है, रिमूवेबल पोल। सोचिए आपका टाइम बच गया। आप चार चीज़ों के दिमाग लगाते है ना, 3 रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल, एजेंशियल और एक होता है नॉन आइसोलेटेड। 4 दिमाग में रहता है ना, 4 में से कौन होगा ये दिमाग में आता है, 2 ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब केवल 2 ही चीज़ें हैं आपके पास, 50-50, या तो रिमूवेबल या पोल। अब कंडीशन ये होता है अगर ये 0/0 का सिचुएशन आ रहा होगा तो पॉसिबल है कि रिमूवेबल रखेगा, तो रिमूवेबल के लिए चेक करेंगे, रिमूवेबल के लिए चेक करो, रिमूवेबल हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो सीधा सीधा पोल। और अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली इंप्लाई कर देंगे वो पोल है। इंटरेस्टिंग। इसी तरह से अगर कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन है तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन है तो हमेशा पोल ही रखेगा। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी तुरंत दूंगा। ठीक, अब e टू दी पावर f z अपॉन जी जेड के फॉर्मेट है तो ये भी आइदर रिमूवेबल और एजेंशियल। अगर e टू दी पावर ये जो लिखा है ये 0/0 सिचुएशन आ रहा है तो रिमूवेबल पॉसिबल है, रिमूवेबल के लिए चेक करेंगे, अगर रिमूवेबल हो गया तो ठीक, वरना फिर क्या हो जाएगा, एजेंशियल। अगर 0/0 नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा एजेंशियल। और ये जितने भी कंडीशन है तो एजेंशियल ही होता है। आप सोचिए कितना टाइम आपको बचा, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया है लाइक z अपॉन, है ना, cos z। अब ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन है। अब आपको पूछा जाए कोई पोल, अब पोल मतलब सिंगुलरिटी पूछा जाए कि कौन सा सिंगुलरिटी रखता है, तो आप तुरंत ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हाँ ये तो कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन है, इसका मतलब क्राइटेरिया हुआ ये वाला, तो ये आइदर रिमूवेबल और पोल। ठीक, अब देखो 0/0 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब रखेगा पोल। और पोल कैसे निकलता है, नीचे को 0 बराबर करो, cos z = 0 करो, वहाँ से पोल निकल जाएगा। क्लियर हुआ, कितना शॉर्ट है, कितना फास्ट रिजल्ट आप दे पा रहे हैं। आपको पूरा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सा 90% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था। सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये नया है ना, बिल्कुल आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में इसके बारे में और बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है, कि अगर कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन है तो रिमूवेबल पोल का सिचुएशन, और अगर इस फॉर्मेट में तो हमेशा पोल, e टू दी पावर कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन तो रिमूवेबल या एजेंशियल का सिचुएशन, और इस फॉर्मेट में तो एजेंशियल, और ये हमेशा इस वाले सिचुएशन में एजेंशियल ही रखता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, जीरोज फंक्शन की जीरोज हम कैसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम मानेंगे फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है। लेट f be a non constant analytic function in D, then z0 belongs to D set to be 0 of f of order m, or f is set to have 0 of order m at z0 if f of z0 equals to f dash of z0 equal to f double dash of z0 equal to and so on equal to f m minus 1th derivative of z0 equals to 0 but f mth derivative of z0 नॉन ज़ीरो। फंक्शन को कांस्टेंट नहीं लेना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर फंक्शन अगर जीरो कांस्टेंट आया तब उनके पास तो जीरोज़ होंगे अनकाउंटेबली मैनी, डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर फंक्शन नॉन जीरो कांस्टेंट अगर है तो उस समय तो उनके पास जीरो होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन से बचा जाता है। हम स्पेशली नॉन कांस्टेंट पर हम लेते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन कांस्टेंट पर ही डिफाइन किया गया है। तो कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन लिए, डिफाइन है अपने DOD पर। अब एक पॉइंट उठाया उसी DOD से, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, ज़ीरो बोलूँगा फंक्शन का, ऑर्डर m का, या फिर फंक्शन इस पॉइंट पे m ऑर्डर का ज़ीरो रखता है, मैं बोलूँगा कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है m टाइम जीरो देगा। ये सिंपल ट्रिक होता है और सिंपल तरीका होता है। अगर ऑर्डर m का ज़ीरो रख रहा है मतलब m टाइम जीरो होगा, m टाइम ज़ीरो होगा। और इंटरेस्टिंग है कि mth डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा, m टाइम ज़ीरो होगा और mth डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा। ये mth डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होना एक ट्रिक है। ओके, देखिए ये कितने हुए, ये m-1 और इसको मिला करके 1 m-1 और मतलब टोटल m टाइम्स जीरो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, और जस्ट इंटरेस्टिंग mth डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा, m टाइम जीरो होगा। जस्ट इसके आगे वाला क्या है, इनके आगे क्या है, mth डेरिवेटिव जो कि नॉन ज़ीरो है।
तो इसे आप ट्रिक के तौर पे भी समझ सकते हो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। जितनी ऑर्डर का जीरो मतलब उतने टाइम जीरो दे रहा है, उतने टाइम जीरो देने का मतलब उतने ऑर्डर को नॉन जीरो कर दो, उससे पहले जितने भी जीरो गिन लीजिए आप, m जीरो ही होगा। तो ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन होना, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। जैसे साइन z इक्वल टू जीरो पर देखते हैं, z इक्वल टू जीरो जो है क्या जीरो है इस फंक्शन के लिए, तो हमने देखा इनका डेरिवेटिव कॉस z, तो देखो पहले तो जीरो पर ये डायरेक्ट जीरो देता है, डेरिवेटिव नॉन जीरो है, तो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर एफ ऑफ जीरो जीरो बट एफ डेज ऑफ जीरो नॉन जीरो, तो एक बार बस तो जीरो दे रहा है ना, तो ऑर्डर वन का जीरो रखेगा। ये ऐसे समझ सकते हैं इसका जो डेरिवेटिव है वन ऑर्डर का है ना, डेरिवेटिव नॉन जीरो है, इस वजह से फंक्शन जीरो पर वन ऑर्डर का जीरो रखता है। आप जैसे भी समझा। इसी तरह से जेड साइन जेड, ये देखिए इसको डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, जीरो रखने पर जीरो, डबल डेज भी जीरो, ठीक, बट एफ डबल डेज जीरो जीरो नहीं रखता, तो डबल डेज जीरो नहीं रखता, इसका मतलब टू ऑर्डर का जीरो रखता है, इसका देखो दो ठो जीरो है, ऐसे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक चीज़ आप खुद से आप नोट कर सकते हैं, जीरो ऑफ ऑर्डर वन इज कॉल्ड सिंपल जीरो एंड जीरो ऑफ ऑर्डर मोर देन वन इज कॉल्ड मल्टीपल जीरो। अगर वन ऑर्डर के जीरो है तो सिंपल जीरो, और उससे ज़्यादा है तो मल्टीपल जीरो। तो यानी कि ये जो है इस सिचुएशन में सिंपल जीरो है बिकॉज ऑर्डर वन का है, और ये जो सिचुएशन है ये ऑर्डर टू का जीरो मतलब मल्टीपल जीरो। क्लियर। अब जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन पर मैं रिजल्ट से दे रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स, लेट f of z equal to pz dot qz be an analytic function in D and z naught belongs to D if pz and qz have zeros at z naught of order m and n respectively, then f of z has zero at z naught of order m plus n। सिंपल रिजल्ट है और बहुत ही देख के आप समझ जाएंगे। आप एनालिटिक फंक्शन ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, ठीक है। आप ये समझिए उसमें जो एनालिटिक फंक्शंस हैं प्रोडक्ट फॉर्म में जो है ना, पी जेड क्यू जेड, उसमें जो ये और ये जो एनालिटिक फंक्शंस हैं, खास बात ये है कि दोनों जीरो रखते हैं। एक जीरो रहता है ऑर्डर m का, दूसरा रहता है ऑर्डर n का, एक ही पॉइंट पे ना, ठीक है। मतलब कि पी जेड और क्यू जेड दो एनालिटिक फंक्शन हैं जो जेड नॉट पर ही जीरो रखते हैं, ऑर्डर m और n का रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो m प्लस n ऑर्डर का जीरो रखेगा इसी जेड नॉट पर। सिंपल रिजल्ट है, ठीक है। जैसे कि z साइन z, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, याद होगा है ना, z साइन z करके, z इक्वल टू जीरो पर ये भी जीरो रखता है, ये भी जीरो रखता है, दोनों एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। दोनों एनालिटिक फंक्शन है, दोनों की कॉमन डोमेन है सी, कॉमन डीओडी है सी, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर z इक्वल टू जीरो पर ये भी जीरो रखता है, z इक्वल टू जीरो पर ये भी जीरो रखता है, दोनों का प्रोडक्ट फिर से एनालिटिक फंक्शन होगा और इनकी जीरो होगी, है ना, ऑर्डर टू का। इनकी ऑर्डर वन है, इनकी ऑर्डर वन है, तो वन प्लस वन टू ऑर्डर का जीरो रखेगा। क्लियर हुआ ना। ये पी जेड है, ये क्यू जेड है, इनकी ऑर्डर मान लो m, इनकी ऑर्डर n है, तो दोनों के प्रोडक्ट की ऑर्डर क्या होगी m प्लस n, ठीक। तो ऐसे आप देख के बड़े से बड़े एग्जांपल आप जब देखेंगे तो क्लियर कर जाएंगे। जैसे कि z माइनस वन का होल क्यूब, ठीक, और साइन z माइनस वन करके दिया है। z इक्वल टू वन पे ये भी जीरो रखता है, वन ऑर्डर का रखता है, लेकिन ये थ्री ऑर्डर का रखता है, तो ओवरऑल थ्री प्लस वन फोर ऑर्डर का जीरो रखेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिस से आप क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद मैं सेकंड रिजल्ट लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दो रिजल्ट इसमें, दो कंक्लूजन निकल के सामने आएंगे। देन वी conclude that first point, if m greater than or equal to n, then fz has, hz has removable singularity at z equal to z naught। ओके, ये होगा। और if m less than n, then h of z has pole of order n minus m at z naught। ओके, तो इस तरीके से ये होगा। तो देखिए क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, एफ जेड लेट एफ, है ना, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, लेट एफ जेड एंड जी जेड बी एनालिटिक फंक्शंस इन डोमेन डी। डोमेन को मैंने सर्कल किया। डोमेन जब भी आता है, मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में भी कि डोमेन मतलब ओपन प्लस कनेक्टेड। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डोमेन या रीजन वर्ड कहीं आता है तो वो यूज़ होता है स्पेशली फॉर ओपन प्लस कनेक्टेड सेट के लिए। तो मैं फिलहाल में एक बता दूं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो उसके अंदर मैं केवल डोमेन वर्ड का यूज़ करूंगा
ओपन प्लस कनेक्टेड के लिए। क्लियर है? तो समझ गए होंगे डोमेन का मतलब है ओपन प्लस कनेक्टेड। ओपन प्लस कनेक्टेड मतलब एग्जांपल क्या हो सकता है, ओपन डिस्क हो सकता है, ओके, ओपन डिस्क हो सकता है, या फिर पूरा ओपन एन्यूलस रीजन हो सकता है, ओके, लाइक दिस, ये ओपन डिस्क इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, और ये एन्यूलस रीजन है, ओपन डिस्क ये हुआ, ओपन है और कनेक्टेड है। इसी तरह से एन्यूलस रीजन ये वाला, तो ये भी ओपन और कनेक्टेड है। और ओपन डिस्क, ओपन एन्यूलस रीजन, इनका अगर मैं यूनियन कर दूँ तो ठीक है, या फिर दो ओपन डिस्क का यूनियन के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ तो वो जो सिचुएशन होगा वो डिसकनेक्टेड का सिचुएशन आएगा, मतलब कि नॉट कनेक्टेड, तो वो जो है डोमेन में नहीं आएगा। तो ये जो है डोमेन के एग्जांपल्स हैं, बिकॉज ओपन और कनेक्टेड हैं। तो ये ध्यान रखना है, ओपन में दो सिचुएशंस होंगे। तो इंपॉर्टेंट इस बात का है कि दोनों फंक्शंस एनालिटिक होगा डोमेन में, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी डोमेन ही है, ये ध्यान रखना है। वी ऑफ इन्फाइनाइट रेडियस का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है एक ओपन डिस्क के फॉर्मेट में आप कह सकते हैं। तो ये दोनों जो है डोमेन में एनालिटिक है, दोनों जीरोज़ रखते हैं, जेड नॉट पर ही कॉमन है ना, जीरो रख रहा है, जेड नॉट पर ही रख रहा है ना, ये रख रहा है ऑर्डर एम का, ये रख रहा है ऑर्डर एन का। दोनों का कोशेंट मैंने डिफाइन कर दिया एच ऑफ जेड। एच ऑफ जेड को कैसे डिफाइन किया होगा, जी ऑफ जेड जहाँ जहाँ जीरो दे रहा होगा उसको हटा दीजिए, वही इनके लिए डी हो जाएगा। तो एच ऑफ जेड जो है एफ जेड अपॉन जी जेड के फॉर्मेट में डिफाइन किया गया है। देयर आर टू सिचुएशंस, इनकी ऑर्डर एम है, इनकी ऑर्डर एन है, जीरो पर ना, तो जेड नॉट जिस पर जीरो रख रहा है उसी पर सिंगुलैरिटी रखेगा अब, ठीक है, क्योंकि ये कोशेंट के फॉर्म में डिफाइन हो गया। तो जेड नॉट पर अब ये जो है सिंगुलैरिटी रखता है, स्पेशली आइसोलेटेड दो सिचुएशन बनता है, एक होता है रिमूवेबल का, एक होता है पोल का। अगर m ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है, मतलब इनकी ऑर्डर जो इनसे बड़ी है या दोनों की ऑर्डर इक्वल है, तो वो रिमूवेबल का सिचुएशन होगा, और इनकी ऑर्डर इनसे छोटी है तो वो पोल का सिचुएशन होगा। लाइक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया साइन जेड अपॉन जेड, जेड स्क्वायर अपॉन साइन जेड। देखो जेड इक्वल टू ज़ीरो पर ये भी जीरो रख रहा है, ये भी जीरो रख रहा है, तो ये क्वोशिएंट के फॉर्मेट में भी है, और इनकी ऑर्डर वन है, इनकी ऑर्डर वन है, तो वन दोनों की इक्वल है, मतलब क्या रखेगा ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखेगा, 100% श्योर है। जेड स्क्वायर अपॉन साइन जेड, जेड इक्वल टू ज़ीरो पर ये रख रहा है टू ऑर्डर का, ये रख रहा है वन ऑर्डर का, तो इसकी ऑर्डर इससे बड़ी है, मतलब ये रखेगा फिर से रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, ये जो सेकंड वाला कंडीशन है उसमें क्या एग्जाम्पल लिया जा सकता है, साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जेड इक्वल टू ज़ीरो पर ये रखता है वन ऑर्डर का, ये रखता है टू ऑर्डर का, तो फिर 2 - 1 ऑर्डर का, मतलब कि 1 ऑर्डर का ये पोल रखेगा, और ये 3 - 1 यानी कि 2 ऑर्डर का पोल रखेगा। क्लियर हो रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, रिमूवेबल का सिचुएशन, ये पोल का सिचुएशन। क्लियर हुआ? रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शंस के बहुत से इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मैं दे रहा हूँ, स्पेशली पूरा कांस्टेंट पर रिजल्ट है कि एनालिटिक फंक्शन अगर डोमेन में डिफाइन होता है, ओपन और कनेक्टेड सेट में डिफाइन होता है, तो उस सिचुएशन में फंक्शन कौन कौन से सिचुएशन है जिसमें एनालिटिक फंक्शन जो है कांस्टेंट होता है, वो हम देख रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन में, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ओपन कनेक्टेड सेट दैट इज डोमेन डी such that f of z equal to u plus iv, u is real part of f and v is imaginary part of f. We know that u and v are real valued functions. इंटरेस्टिंग यही है कि फंक्शन जो है डोमेन में एनालिटिक है। अब देखिए ये जो हमें जो फंक्शन दिया गया f ऑफ z कौन कौन से सिचुएशन में कांस्टेंट देता है, f dash of z equal to 0 implies f of z is constant function, mod of f of z equal to c implies f of z is constant, यहाँ c का मतलब है constant, argument of f of z equal to c implies f of z is constant। इसी तरीके से argument of mod of f of z equal to c, तो ये भी इम्प्लाई करेगा f of z is constant, ठीक है, यहाँ c का मतलब कांस्टेंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। नेक्स्ट, इफ u एंड v आर कांस्टेंट देन f इज कांस्टेंट, ठीक। इंटरेस्टिंग ये है कि इफ एटलीस्ट वन
ऑफ यू एंड वी, दैट इज एटलीस्ट वन, दोनों में से कोई भी एक, यू एंड वी इज कांस्टेंट डायरेक्टली implies f is constant if u and v lie on circle, directly implies f is constant. इसी तरीके से if u and v lie on line, directly implies f is constant if au plus bv equal to constant, directly implies f is constant. एक बार मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का है कि फंक्शन डोमेन में ही डिफाइन होना चाहिए. ओपन सेट बस में डिफाइन होगा तो मैं नहीं कह सकता, डोमेन में डिफाइन होना चाहिए फंक्शन, तब ये रिजल्ट निकल के सामने आता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. अगर फंक्शन की डेरिवेटिव जीरो है तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है. अगर फंक्शन की मॉडुलस कांस्टेंट है इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है. आर्ग्यूमेंट अगर कांस्टेंट है तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है. मॉड का अगर आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है तो भी इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है. अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कांस्टेंट है तो इंप्लाई कर जाएगा फंक्शन कांस्टेंट है. यहाँ तक कि इन दोनों में से कोई भी एक, चाहे ये दोनों में से कोई भी एक, एटलीस्ट वन ऑफ u एंड v इज कांस्टेंट, डायरेक्टली इंप्लाइज f इज कांस्टेंट. दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट होगा तो भी f कांस्टेंट हो जाएगा. अगर u और v सर्कल पे लाई करता है, लाई ऑन सर्कल, कोई भी सर्कल हो सकता है, उस पर लाई करे तो इंप्लाई कर जाएगा f इज कांस्टेंट. अगर u और v लाई ऑन लाइन तो भी इंप्लाई कर जाएगा f इज कांस्टेंट. और अगर au प्लस bv इक्वल टू c तो इंप्लाई कर जाएगा f इज कांस्टेंट. तो ये चीज़ होता है, मतलब केस बताया गया कि ये सब स्थिति में फंक्शन सीधा कांस्टेंट हो जाता है. क्लियर हो गया? तो ये हुआ. तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.